वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक परिचय, इन जीव विज्ञान का टॉपिक है जीव विज्ञान का एक परिचय। इन जीव विज्ञान का हम परिचय आज देखने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। जीव विज्ञान कहते हैं जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी जीव का जो प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, उसी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। लेमार्क, तीसरा पॉइंट है, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यानी पूछा जाएगा कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? 1802। तो इसमें दो व्यक्ति है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, जिसका अर्थ होता है जीवन, और दूसरा वर्ड है लॉजोज मतलब अध्ययन, जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। यानी जीवन से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिप्पोक्रेटस को, यहाँ पे हिप्पोक्रेटस नहीं होगा, अरस्तु होगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु होगा यहाँ, ठीक है, काट के कर लीजिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने वनस्पतियों पर आधारित हिस्टोरिया प्लेंट्रोरम नामक पुस्तक की रचना की। याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लेंट्रोरम, ये एक पुस्तक है जो थियोफ्रेस्टस ने लिखी है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात अरस्तु दो चीज़ का कोई, एक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। और जंतु विज्ञान यानी दो शाखा था, एक जंतु एक वनस्पति थे। जंतु विज्ञान का भी अरस्तु ही है। अब देखते हैं विज्ञान की शाखाओं के जनक, अर्थात जीव विज्ञान में कितना शाखा आता है और उसके जनक कौन कौन हैं। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। जीवाश्मिक शाखा का ये है लियोनार्डो डी विंची। नेक्स्ट है सृजनिकी के एफ गाल्टन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान लिनियस, और वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड नंबर में है वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान पूछेगा तो लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट हमारा है अनुवांशिकी का है ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी के जनक। आधुनिक अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक वांशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। क्योंकि कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने ही की थी, इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वनस्पति चित्रण क्रेटियस, वनस्पति चित्रण है यहाँ, ठीक है। वनस्पति चित्रण के शाखा के कौन है? तो ये क्रेटियस है। जंतु विज्ञान अरस्तु। वर्गीकी लिनियस, ये सब इम्पोर्टेंट है। वर्गीकी लिनियस। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, ये सही है, हिप्पोक्रेटस यहाँ है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये भी आता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज। कवक विज्ञान माइकेली। कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली। नेक्स्ट है पादप कार्यिकी के स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान है ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, इसलिए जीवाणु विज्ञान शाखा का जनक ल्यूवेनहॉक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। भारतीय कवक विज्ञान ई.जे. बुटलर।
E.J. बुटलर भारतीय कवक विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय बायोलॉजी, S.R. कश्यप। भारतीय बायोलॉजी, S.R. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी, R. मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान, M.O.P. अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर। भारतीय वनस्पति विज्ञान, भारतीय पूछा जा रहा है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग हैं। विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति कौन है? बिरबल साहनी विज्ञान। और कुछ शाखाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। नहीं, शाखाएं नहीं है, बस इतना ही है। अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उसका क्या क्या अध्ययन किया जाता है, किस शाखा में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो पहला है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, यानी घास से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान में हम लोग करते हैं उस शाखा को बोलते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रो मतलब होता है कृषि, ठीक है, ऐसे भी समझिए। तो घास से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, फूलों पुष्पों से संबंधित अध्ययन, यानी जिस विज्ञान में हम फूल पुष्पों से संबंधित अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित। एनाटॉमी आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। बायोनिक्स, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, पांचवा है बायोनिक्स, जैविकों में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन। बायोनिक्स में जैविक में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोनोमिक्स में जीवधारियों व वातावरण के साथ संबंधित अध्ययन किया जाता है। जीवधारी और वातावरण में के साथ क्या क्या संबंध हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ते बायोनिक्स में। नेक्स्ट है बायोनोमी जीव विज्ञान के नियमों का अध्ययन है। जीवन के नियमों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं बायोनोमी कहलाता है विज्ञान। बायोमेट्रिक, गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जो जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है बायोमेट्रिक कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है कोशिका, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। साइटो मतलब कोशिका होता है, साइटोलॉजी मतलब साइटो एक बायोलॉजिकल भाषा है जिसको कोशिका कहा जाए। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन। जननांकिकी यानी मानव जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। अगर पूछा जाए कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखें जननांकिकी याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। तो मानव जनसंख्या या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी। नेक्स्ट हमारा है एथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का अध्ययन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का अध्ययन एथनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रो, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। एथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन। एथोलॉजी, मानव तथा सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मानव तथा सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते जिसमें एथोलॉजी कहलाता है। एथिक्स किसको बोलते हैं? नैतिक आचार विकास का अध्ययन। नैतिक आचार विकास का अध्ययन एथिक्स कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। चीटी क्या है? कीट है, तो कीटों पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान, सजीवों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सजीवों पर पर्यावरण के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं पर्यावरण के प्रभाव सजीवों पर, इसका अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लोरिकल्चर।
कल्चर, सजावट के फूलों पुष्पों से संबंधित अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने का अध्ययन। जीवों के आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने का अध्ययन जिसमें हम करते हैं जेनेटिक्स कहलाता है। जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनावट क्रियाओं से संबंधित अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनावट क्रियाओं से संबंधित अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पुष्प फल वाले पौधों से संबंधित अध्ययन। देखिए इसमें जो दोनों है, यानी पुष्प भी है और फल भी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं व चित्रकला से संबंधित अध्ययन। प्रतिमाओं व चित्रकला से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी। नेक्स्ट है एक्थोलॉजी, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? एक्थोलॉजी। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, यानी लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश के संकलन से संबंधित अध्ययन, लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, कवकों से संबंधित अध्ययन, माइकोलॉजी। मैलेकोलॉजी यानी मोलस्का व उसकी परतों का अध्ययन, मोलस्का व उसकी परतों का अध्ययन क्या कहता है? मैलेकोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों से संबंधित अध्ययन, यानी सिर्फ पक्षियों का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ओरोलॉजी पर्वतों से संबंधित अध्ययन, जिसमें हम पर्वतों से संबंधित अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं ओरोलॉजी। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों व अस्थियों से संबंधित को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी, सर्पों से संबंधित, ये सांप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट है ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है ओलरीकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी शाखाएँ हैं, जैसे है पैरासिटोलॉजी, तो परजीवियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट है पैलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों से संबंधित अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्म से संबंधित अध्ययन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन को कहते हैं पिसीकल्चर। फिर है फिलोलॉजी, भाषा की संरचना विकास से संबंधित इतिहास का वर्णन जिसमें है उसको फिलोलॉजी कहते हैं, फिलोलॉजी। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। पोमो मतलब फल होता है, सिर्फ फलों का अध्ययन जिसमें करते हैं पोमोलॉजी कहलाता है। पैडो मतलब भूमि, मृदा निर्माण के मृदा का प्रकार अध्ययन कराया जाता है पैडोलॉजी। फ्रोनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विलक्षणता का अध्ययन किया जाता है किसमें? फ्रोनोलॉजी में। फ्रेनोलॉजी भी कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उनके कारणों से संबंधित अध्ययन, पौधों के वितरण व उनके कारणों से संबंधित अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, यानी वो कौन सा खाता? तो पादप की किस्मों को उन्नत व सुधारने से संबंधित अध्ययन, यानी पादप यानी पेड़ पौधा को के किस्म को उन्नत और किस प्रकार से विकास किया जाए, उसमें कैसे सुधार किया जाए, इससे संबंधित शाखा में करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सारोलॉजी, छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? सारोलॉजी। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन को सेरी और सोरो या सारो बोला। सारोलॉजी में छिपकलियों से संबंधित अध्ययन सारोलॉजी, और सेरीकल्चर में रेशम कीट पतंग
रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन सेरीकल्चर। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। रुधिर यानी खून से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। वायरस विज्ञान, विषाणुओं का अध्ययन। वायरस को इंग्लिश में, हिंदी में विषाणु कहते हैं, इसलिए वायरस विज्ञान को विषाणुओं का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है विटीकल्चर, अंगूरों के उत्पादन व उनके अध्ययन से संबंधित। अंगूरों के उत्पादन व उनके अध्ययन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। केंचुआ के मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अर्थात केंचुआ के मल जो होते हैं उससे जो तैयार होता है खाद, उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्योंकि वर्मी मतलब केंचुआ समझिए, तो वर्मी मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है थोड़ा, तो वर्मी कल्चर में केंचुआ का पालन होता है। अब देखते हैं लेमार्कवाद क्या है। लेमार्कवाद जो वैज्ञानिक जो पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो लेमार्कवाद क्या कहता है? देखिए, लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी बोलना चाहिए इसको, ठीक है, मतलब कि लिखावट में थोड़ा गड़बड़ हुआ। फिलॉसफी जूलॉजिक हुआ। फिलॉसफी जूलॉजिक में जीवन उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। लेमार्क ने अपनी पुस्तक जो है फिलॉसफी जूलॉजिक में जीवन उत्पत्ति संबंधी, यानी जीवन का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है और उससे सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, लेमार्क का सिद्धांत लेमार्कवाद कहलाता है। इसका अध्ययन 3 चरणों में किया जाता है। तो पहला पार्ट है इसका वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या कहता है? जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात वातावरण अगर चेंज होगा तो जीवों पर भी असर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का विकास प्रभावी होता है। अर्थात जिस प्रकार से पर्यावरण अगर परिवर्तन होगा तो उसी प्रकार हम लोगों का शरीर या अंग जो है विकास किया गया है। नेक्स्ट है अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता। वातावरण के जीव कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं तथा कुछ अंगों का कम। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है उनका विकास अधिक होता है तथा जिन अंगों का उपयोग कम होता है उनका विकास कम होता है। उपार्जित गुणों की वंशागति, ठीक है, उपार्जित गुणों की वंशागति यानी जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके कारण नई नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है। डार्विनवाद, ये भी इम्पोर्टेंट है इसका भी कोई तथ्य है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका यहाँ है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। जबकि लेमार्क ने जीवन की उत्पत्ति संबंधित दिया था, ठीक है, ये दिया है कि इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसने चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण के, यहाँ नहीं होगा, प्राकृत होगा। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव किसी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है। क्या कहता है इसका सिद्धांत? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव किसी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है जब वह उस वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात जैसे देखिए, जैसे जैसे वातावरण चेंज होता है वैसा वैसा अगर अंग हमारा काम करने लगता है तो हम लोग अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा अस्तित्व ही हम लोग का समाप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर, वह मतलब कि प्रकृति के वर्ण का जो है अंकुलित नहीं रहा उसका जीवन, इसलिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट है किसी भी जाति के दो प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नव डार्विनवाद, अब नया डार्विनवाद क्या कहता है?
इस सिद्धांत के अनुसार जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएं प्रकट होती है। यानी अगर जीन में परिवर्तन होगा तो आगे जो होने वाला होगा विभिन्नताएं ही प्रकट होगी। इन्हीं के कारण नए जीव का अस्तित्व प्रकट होता है। जीन में हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य हैं नई जीवधारियों की उत्पत्ति, लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। तो हमारा आज का टॉपिक जो था जीव विज्ञान का परिचय, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो